जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीडीएस 1 2025 के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को। अगर मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करूं तो इस पेपर में 10 क्वेश्चंस थे। ये लगभग लगभग आपको सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है कि केमिस्ट्री के, फिजिक्स, बायो के 10-10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जो है हमेशा आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करूं तो कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, कुछ क्वेश्चन टफ थे, जैसा कि होता है। बट कुछ क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से किए जाने वाले क्वेश्चन से, डुएबल क्वेश्चन से। शुरुआत करते हैं सेशन की। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। तो ये आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं। सो दिस इज द 10 क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आइसोबार्स। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन था। आइसोबार ऑफ एलिमेंट्स हैव द सेम। अब ये जो है क्लास में मैंने कई बार इसकी ट्रिक भी बताई है कि आइसोबार, आइसोटोप को अगर आप कंफ्यूज होते भी हैं तो इसको ऐसे याद रख लेना कि इसमें बी है तो बी से याद रख लेना बोथ। सो बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है जी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो गया आपका? मास नंबर। ठीक है, जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गया तो वो हो गया आपका मास नंबर। ठीक है जी। और यहां पर पी से आप याद रख लेना प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन क्या हो गया आपका? एटॉमिक नंबर। ठीक है जी, या ये हो गया आपका एटॉमिक मास और ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब यहां पर क्या है? ठीक है जी, आइसोबर ऑफ एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक मास, या सिंपली कहें तो मास नंबर्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका? सी। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था। सो डिफरेंट एलिमेंट्स दैट हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। द मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो बी से याद रख लेना बोथ। ठीक है, बोथ मतलब बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आर्गन, कैल्शियम। तो यहां पर आप एटॉमिक मास देख सकते हैं 40। ठीक है, तो दोनों का ही 40 है। सो बोथ हैव द मास नंबर 40 बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड? ठीक है, अच्छा बाकी ऑप्शंस क्लियर हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन आइसोटोन्स। ठीक है, एन एन आइसोटोन। तो ये हो गया आपका न्यूट्रॉन। ठीक है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल? ठीक है, न्यूक्लियर मॉडल से, रदरफोर्ड की न्यूक्लियर मॉडल। अब उसने वही सेम कहानी कि गोल्ड फॉइल है, उस पे अल्फा पार्टिकल्स भेजे, फिर उसने देखा, उसने उस पैटर्न देखा उसको कि उसमें से लाइक 12,000 में से एक रे है जो बिल्कुल वापस आ जा रही है 180 डिग्री पर। ठीक है, कुछ विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो जा रही हैं, कुछ स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं। ठीक है, तो इससे उसने ये देखा कि जो मास है, ठीक है, वो बीच में कंसंट्रेटेड है। तो ये कुछ चीजें जो है निकल के आई और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो है आसपास में आपको लेयर्स में मिल रहे हैं। सो उसने क्या हमें बताया? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। सबसे पहले तो हम ये देख लेते क्या हमें पता है। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ एन एटम, ये तो उसका मेन था। मतलब कह लो कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें ये मेन चीज पता लगती है। कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस, भाई हमें ये समझ आया कि एटम, ठीक है, अगर ये एटम है तो ये है न्यूक्लियस छोटा सा। ठीक है, कुछ मोटा मोटा हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। न्यूक्लियस में उसने ये देखा कि ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं यहां पर? इस तरीके से हैं। हां, बट वो ये चीज नहीं बता पाया कि स्टेबिलिटी कैसे है, कैसे ये इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल हैं। देखो, इससे पहले जो आपका जे थॉमसन था, ठीक है, जे थॉमसन जो है वो बताता है कि भाई वही प्लम पुडिंग मॉडल वाली कहानी बताता है। पर ये जो इसने ये तो बता दिया कि हाँ जी ऐसे जो है इलेक्ट्रॉन्स बाहर की लेयर्स में हैं, बट वो स्टेबल कैसे हैं वहां पर, वो चीज इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो कि बोहर्स मॉडल में बाद में जाकर एक्सप्लेन होता है। ठीक है, तो हम ये कह देंगे कि ये एक्सप्लेन हो गया। तो आंसर क्या हो गया आपका? स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है जी। सो एटम हैज अ स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो ये था वो एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी। तो यहां से उसने गोल्ड फॉइल है, ठीक है, डिफ्लेक्शन स्क्रीन, ये हमने काफी डिटेल में पहले भी सेशंस में देखा है। ओके, तो एटम हैज अ स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर। इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व कर रहे हैं इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन। न्यूक्लियस कंटेन्स मोस्ट ऑफ द मास। अब ये क्या चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया? वाई इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज एंड एक्सेलरेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ
डू नॉट स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस, मतलब वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं आ रहे, ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी एज प्रेडिक्टेड बाय द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहले ये समझाता था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, वो एनर्जी डिसिपेट होगी तो वो नीचे आ जाएगा, मतलब वो न्यूक्लियस में आ जाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल लाइक एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन रेडिएशंस को एमिट करेगा, एनर्जी लूज करेगा और इवेंचुअली collapse इनटू द न्यूक्लियस, ऐसा पहले सोचा जाता था। बाद में बोहर्स मॉडल जो है इस चीज को एक्सप्लेन करता है, ठीक है जी। तो रदरफोर्ड मॉडल जो और बोहर्स मॉडल, इसका भी एक बार डिफरेंस हम देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि किसने क्या क्या चीज कही थी, एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। एटम एक स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है। एटम एक न्यूक्लियस है, ठीक है जी, जिसमें विद इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड इट। अब इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। इसने कहा कि एनर्जी रेडिएट वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव एनीवेयर अराउंड द न्यूक्लियस, नो डिफाइंड एनर्जी लेवल्स। उसने कहा कि कोई डिफाइंड एनर्जी लेवल्स नहीं है, इसने कहा कि नहीं, डिफाइंड एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल या शेल्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि भाई पहली शेल में 2 8 8 इस तरीके से, ओके। कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस, ये इसकी खामी थी सबसे बड़ी। जो आपका क्वेश्चन है कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैसे थी, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया रदरफोर्ड मॉडल, ये एक्सप्लेन करता है। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एमिट एनर्जी इन द ऑर्बिट्स, इसने कहा कि वो एनर्जी एमिट ही नहीं करते हैं, हां अगर वो ऑर्बिट जंप करते हैं तब वो एनर्जी रिलीज करते हैं। सो एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी when jumping between the levels. Could not explain the discrete spectral lines of hydrogen, ठीक है जी, successfully explained hydrogen का spectrum using the quantized orbits। तो इसकी भी अपनी limitations हैं, ठीक है। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए तो सही था, बट जहां पर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं, ठीक है, उसको ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोहर्स मॉडल भी। बाद में चलकर और जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो हैं वो इस चीज को भी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलिए, if atomic number of an element is 11, the correct name, symbol and valency। बहुत आसान क्वेश्चन भाई, 11 किसका अटोमिक नंबर है, मतलब इससे आसान मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं हो सकता। सो इट इज वेरी सिंपल, सोडियम अटोमिक नंबर, ठीक है, और उसका सिंबल क्या है, Na है, और उसके वैलेंसी 281, ठीक है जी, 281, तो वैलेंसी क्या हो गई 1, ठीक है। बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन था ये। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, मैग्नीशियम का 12, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है। तो आपका इस तरीके से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसका क्या क्या एटॉमिक नंबर है। चलिए, तो आंसर था डी, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब सॉफ्ट ड्रिंक्स को हम बहुत ही नॉर्मली क्या बोलते हैं, कार्बोनेटेड वाटर। और आपने अगर कोका कोला या पेप्सी या जो भी ड्रिंक्स आती हैं, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स इसको हम बोलते हैं, तो उसमें क्या चीज लिखा होता है, ठीक है, कार्बोनेटेड वाटर, और वो जो डकार आता है वो क्या है, या जब आप खोलते हो, ठीक है, तो वो जो बबल्स हैं, सो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी अगर हम अमोनिया की बात करें, सो दैट्स लाइक यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड, ठीक है जी, फर्टिलाइजर, क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम आता है। अब CO2 यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक्स टू क्रिएट कार्बोनेशन, तो ये पानी के साथ मिलकर क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, ठीक है, एनहेंसिंग द टेस्ट एंड प्रिजर्वेशन। अमोनिया फर्टिलाइजर, क्लीनिंग एजेंट्स के रूप में। फॉस्फीन जो है वो तो एक टॉक्सिक गैस है पेस्ट कंट्रोल के लिए। और जो आपका Cl2 पॉइजनस केमिकल है, फॉस्जीन, ठीक है, इंडस्ट्रियल कंपाउंड में यूज होता है, ठीक है जी। बाकी तीनों ऑप्शंस भी हमने देख ली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कंपाउंड। अब ये पहला दूसरे चैप्टर में वो जो चार्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है, प्योर सब्सटेंस, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है जी, तो आपका जो है कंपाउंड है, ठीक है, फिर आपका मिक्सचर है, मिक्सचर में क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है, हेटेरोजेनस मिक्सचर है, ठीक है, एलिमेंट है जो डिवाइड नहीं हो सकता, कंपाउंड जो है फिक्स्ड कह लीजिए प्रोपोर्शन में होता है, उसको हम डिफरेंट एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट देयर आर सर्टन प्रोसेसेस इन विच, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब ये सिलिकॉन और टिन क्या है, ये एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट है। शुगर सॉल्यूशन क्या है, ये मिक्सचर है, ठीक है, ये मिक्सचर है, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका कंपाउंड हो गया, ये आपका कंपाउंड हो गया, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी कैल्शियम कार्बोनेट देखेंगे तो उसकी एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है,
ठीक है, एंड यू कैन लाइक ब्रेक इट ऑल्सो, ठीक है, यूजिंग सर्टन मेथड्स। तो आंसर क्या हो गया आपका डी, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। सो सिलिकॉन एलिमेंट नॉट अ कंपाउंड, अगेन 10, ठीक है जी। और शुगर सॉल्यूशन मिक्सचर है, नॉट अ प्योर कंपाउंड, और ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉरी ये देख लो, ठीक है, ये आपका सीधा सीधा एनसीईआरटी से लिया गया है। ओके, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय सिंपलर सब्सटेंसेस, एग्जांपल आपका कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन। कंपाउंड फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है, कैन बी ब्रोकन डाउन बाय एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, जैसे कि पानी H2O, कहीं पे भी देखेंगे तो वो बहुत क्लियर है कि H2 हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, फिक्स कॉम्पोजिशन। CH4 शुगर, सॉल्ट, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। नाउ इसमें कोई फिक्स्ड जो है नो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन अगर होगी तो वो होमोजेनस मिक्सचर होगा, जैसे आपका शुगर सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, पानी में शुगर हो गया, पानी में सॉल्ट हो गया, ठीक है, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन एल्कोहल, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात करेंगे तो इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपको देखने को मिलता है। बहुत ही बेसिक सा ये क्वेश्चन था, ठीक है, बट ये अगर आप बेसिक चीज ध्यान रखेंगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे। ओके, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग ऑन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, कुछ दो दो क्वेश्चन आ गए रदरफोर्ड के इससे, ठीक है। सो दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है, हमें किस चीज की डिस्कवरी मिली, सबसे इंपॉर्टेंट कि एटॉमिक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है हमें देखने को मिलती है। सो रिवील्ड दैट एटम्स हैव अ टाइनी डेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस as some alpha particles are deflected at large angles. This disproved the earlier जो मॉडल था प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, जो जे थॉमसन का, जो ऐसे कह रहा था कि भाई है ना, जैसे वाटरमेलन है इलेक्ट्रॉन्स वैसे हैं, वैसा उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। It led to the nuclear model of atom. Neutron discovered by James Chadwick, and so electron discovered by J.J. Thomson, ठीक है, 1897 by cathode ray experiments. Proton identified by the Rutherford in a separate experiment, ठीक है, later but not through this experiment. Which one of the following is a metalloid? Again a very easy question, सीधा सीधा क्वेश्चन था, कौन सा मेटालॉइड है इसमें, ठीक है। सो आंसर इज जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम मेटालॉइड। मेटालॉइड्स क्या हैं? जो ना तो मेटल है ना नॉन मेटल है, कहीं बीच की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। कुछ कुछ दोनों की प्रॉपर्टीज इसमें आपको देखने को मिलती हैं। कोक कार्बन, ठीक है, सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, नॉन मेटल। आयोडीन अगेन हेलोजन, नॉन मेटल। शुगर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है जी, और कंपोज्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, जो अभी हमने डिस्कस किया, कंपाउंड है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगी, C6 एक्स्ट्रा O6 सपोज, ठीक है जी। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम आर कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड एज मेटलॉइड्स। बिल्कुल इसको ध्यान में रख लो, ठीक है, ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है जी। तो आंसर हो गया आपका जर्मेनियम, पोजेसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Okay, which one of the following is not explained by Dalton's atomic theory? ये भी आसान था क्वेश्चन, क्योंकि डाल्टन के समय तक क्या चीज थी कि भाई एटॉमिक सबसे छोटा जो है पार्ट है, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ये बहुत बाद में चलकर पता लगा। तो देयर वाज नो सच थिंग कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। So law of conservation of mass, law of constant composition, presence of different kind of subatomic particles in an atom. So that was not there. That was not explained by the Dalton's atomic theory. बाकी तीनों चीजें उसने एक्सप्लेन करी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास, उसने कहा कि भाई मान लो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना रहे हैं, तो वो सेम मास सेम रहेगा, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन H2 प्लस O इज इक्वल टू H2O। तो आप दो जो है ग्राम हाइड्रोजन लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे इतने ग्राम, तो H2O इतना बनेगा आपको, तो ये फिक्स्ड है, ठीक है जी। कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ये आपका, हम एक एक करके सबके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा है, मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, लाइक 2H2O, O2 प्लस 2H2O, मास ऑफ हाइड्रोजन 4 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम, टोटल 36 ग्राम, मास ऑफ वाटर जो फॉर्म्ड है वो भी 36 ग्राम है, ठीक है। कांस्टेंट कॉम्पोजिशन की बात क्या करता है वो, वाटर फ्रॉम अ रिवर, रेन और लैब सिंथेसिस ऑलवेज हैव अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन द मास ऑफ रेशियो 1:8,
ठीक है जी। तो यहां पर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 में मिलेगा। अगर आप 9 ग्राम पानी लोगे तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम आपको जो है ऑक्सीजन मिलेगा। ये हमेशा कांस्टेंट है कॉम्पोजिशन जो है हर जगह। जैसे हमने कंपाउंड की एग्जांपल ली थी, कंपाउंड जो है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, व्हेन टू एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ अदर इन स्मॉल होल नंबर्स। जैसे CO और CO2। अब वो कह रहा है कि जैसे CO में 12 ग्राम कार्बन कंबाइंस विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये रेशो हमेशा ये रहेगी। अगर CO2 है तो यहां पर क्या हो गया, 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो ये कॉम्पोजिशन हो गया। ठीक है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लुईस एसिड्स, ठीक है, ऑल लुईस एसिड्स। ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक ट्रिक है, एसिड एक्सेप्ट्स बेस डिलीवर्स द इलेक्ट्रॉन्स। एसिड एक्सेप्ट्स, अब इलेक्ट्रॉन्स कौन एक्सेप्ट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, कम है। ठीक है। अब इनमें से जो ये पॉजिटिव वाला होगा, ठीक है, 3 पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव, इसके पास क्या है, 2 पॉजिटिव कब होगा, जब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। सपोज आपका जो है 2 8 है, ठीक है, 2 8 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है ना स्टेबिलिटी में आने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। लुईस एसिड क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। और बेस क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। ठीक है जी। अब यहां पर हम देख लेते हैं। अब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 283 और क्लोरीन के 3 हैं, तो अगर वो बॉन्ड बना भी रहा है 3 के साथ, क्लोरीन एक है उसके पास एक्स्ट्रा, ठीक है, उसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो भी एल्यूमिनियम जो है 2 8 और 6 बनेगा। ठीक है, 3 और 3, ठीक है, 3 क्लोरीन के 3, तो भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी में आने के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए, तो एक जो है इलेक्ट्रॉन पेयर वो अभी भी एक्सेप्ट कर सकता है। सो यहां पर ऑप्शन आपका क्या आएगा, ठीक है, AlC3 क्या है आपका, आपका लुईस एसिड है। सिमिलरली ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली इसके केस में भी हम यहां पर यही देखेंगे, ठीक है, कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है, 5 2 3, तो 2 3 और 2 6 हो गया। ठीक है। तो यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर का गुंजाइश बचती है। अच्छा, जो नेगेटिव वाला है OH नेगेटिव, OH नेगेटिव के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है, वो देने के लिए रेडी बैठा है, कोई आओ और ले जाओ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है। यहां पर भी नेगेटिव है। ठीक है। H2O में भी H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है, तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए वो रेडी बैठा है। तो ये सारे आपको क्या मिलते हैं, ये आपका यहां पर ये लुईस एसिड है और ये बेस है। ठीक है, ये बेस है, तो आंसर ऑप्शन आपका है ए। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका ए। चलिए, लुईस एसिड्स एज द स्पीशीज दैट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये याद रखना, एसिड एक्सेप्ट, बेस ब्रिंग्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपको इस तरीके से याद रहेगा। तो यहां पर हमने क्या देखा, एल्यूमिनियम क्लोराइड कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। कोबाल्ट आयन, वो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो भी लुईस एसिड है। बेरिलियम क्लोराइड आल्सो बिहेव एज अ लुईस एसिड सिंस इट कैन आल्सो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। बाकी अगर हम देखें तो यहां पर NH3 जो अमोनिया है, वो बेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। OH नेगेटिव में भी आपको इलेक्ट्रॉन पेयर वो दे सकता है। ठीक है, और यहां पर आपका हो गया वाटर कैन एक्ट आल्सो, पानी तो वैसे भी जनरली कहते हैं ना बेस के रूप में काम आता है। ठीक है, F नेगेटिव इज आल्सो लुईस बेस। BF3 में जो है आपका लुईस एसिड है, बट बाकी जो दोनों हैं वो आपका बेस है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या था आपका ए। ये क्वेश्चन आई वुड से टफ था। ठीक है, थोड़ा सा हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, लुईस एसिड और बेस को। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ये डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, एसिड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कब करेगा, जब वो डेफिशिएंट है ना किसी चीज में, तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा। यहां पर वो इलेक्ट्रॉन रिच है एटलीस्ट 1 लोन पेयर, ऑफन पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और ये ऑफन नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल विद लोन पेयर्स। जैसे हमने अमोनिया देखा NH3, ये न्यूट्रल भी हो सकता है, बट दैट इज लाइक रेडी टू गिव इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया AlC3B3 BCl2 H पॉजिटिव। ठीक है, Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके, ये हो गया आपके लुईस एसिड के एग्जांपल, ये हो गए बेस के एग्जांपल। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड,
और ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। एक्ट एज द सेंट्रल मेटल आयन और द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एक्ट एज द लिगैंड एंड द इलेक्ट्रॉनिक डोनर। चलिए नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द स्पीशीज। अब ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हैं इसमें, मतलब थोड़ा सा जानबूझकर देखने में हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लगे, बट अदरवाइज वेरी इजी। अब देखो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है भाई। पहले तो एटॉमिक नंबर देख लो, हाइड्रोजन का एक है, हाइड्रोजन हीलियम, तो हाइड्रोजन एक। अब इसमें दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो दो प्रोटॉन्स और दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब यहां पर H पॉजिटिव लिखा है, तो एक ही, क्योंकि एक भाई पॉजिटिव कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। दो प्रोटॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक, हम यहां पर इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, तो इसका एक आ गया। हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, तो दो, एटॉमिक नंबर दो, दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन, तो ये दो इलेक्ट्रॉन होगा इसके। हाइड्रोजन, ठीक है, अगेन दो हाइड्रोजन एटम है, तो दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन, तो ये दो हो गया। ऑक्सीजन दो, ठीक है, एक ऑक्सीजन में कितना है एटॉमिक नंबर 8 है ना। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, दैट इज 8, 8, ठीक है। तो 8 प्रोटॉन, ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, दो एटम्स हैं, तो 16 इलेक्ट्रॉन। अब पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कितने बचे, 15, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 1225, तो आंसर आ गया 1225। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो सिंपली आपको ये देखना है कि अच्छा इसमें दो हाइड्रोजन एटम है, तो दो हाइड्रोजन एटम है तो दो प्रोटॉन हो गए, दो प्रोटॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। अब पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, तो 1 आ गया। हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, एटॉमिक नंबर दो, दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन, दो प्रोटॉन दो हाइड्रोजन एटम, तो दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन, तो दो आ गया। यहां पर ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, दो हैं ऑक्सीजन के एटम, तो 16, एक पॉजिटिव है तो 15 रह गए, तो आंसर क्या आ गया आपका 1225, ठीक है जी। ओके, सो यहां पर आज का सेशन समाप्त होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, आई होप द वीडियो सर्व्स द पर्पस। हमने सिर्फ ऑप्शंस, मतलब करेक्ट आंसर नहीं देखा, बाकी ऑप्शंस को भी समझा है। एंड प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोज एज वेल, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस देखेंगे तो एक आइडिया ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हम अपने एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक तैयार कर लें, जिसमें से सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।